नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर हों। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अजीबोगरीब फैसले लगातार आ रहे हैं और जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई लगातार खबरों पर वीडियो भी बना रहे हैं, आपको उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक फिर से मामला है। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, संसद में इसका बिल पेश किया गया और उसके बाद यह बिल जेपीसी को चली गई। अब जेपीसी की कमेटी गठित हो गई है, कमेटी इस पर काम कर रही है। अलग अलग लोगों से इसमें राय लिए जा रहे हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। इसमें हर क्षेत्र के लोगों की राय ली जा रही है। इसी क्रम में इस देश के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जितने भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्हें भी कानूनी सलाह लेने के लिए बुलाया गया और बुलाया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें गए, उन्होंने अपनी राय दी और इसी क्रम में जो पूर्व चीफ जस्टिस साहब थे DY चंद्रचूड़ साहब, इनको भी 11 जुलाई को बुलाया गया है। इससे पहले जितने भी पूर्व चीफ जस्टिस इसमें गए, आपने किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब अभी गए नहीं हैं, 11 तारीख को इनको जाना है। इसके बावजूद ये मीडिया में छाए हुए, तो आखिर ऐसा क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब DY चंद्रचूड़ साहब जस्टिस इस देश के थे, उस समय एक गणेश पूजा में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने आवास पर बुलाया था और उसको लेकर इस देश के विपक्षी दल हों, चाहे जितने बड़े बड़े वकील हैं इस देश के, सभी ने उन पे सवाल उठाए थे। तो चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हो गए, इनको अब ये लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की आवाज़ बनना चाहिए। हाल फिलहाल में आप अभी के वर्तमान जस्टिस साहब BR गवई साहब ने भी कई बार इस तरह की बातें की और वो लगातार कर भी रहे हैं। वही चीज़ अभी एक ऐसा लग रहा है कि ये कानूनी ज्ञान देने की जगह पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए निकल गए और ये ANI को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसी के माध्यम से जो बातें आई उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसमें 2 पूर्व जज हैं, एक चंद्रचूड़ साहब हैं और एक JS खाहर साहब हैं। ये दोनों उसी डेट में जाएंगे। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि तिस्टा सीतलवाड़ केस के मामले में एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट रात को 2 जजों की अलग अलग बेंच बैठाकर को जमानत दे देती है। वहाँ पर जब ये लोग चीफ जस्टिस की कुर्सी पे रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ कमियां हैं वो इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही पद से हटते हैं तो इन लोगों को सरकार के अंदर कितनी खामियां हैं यह बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है। अब
इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से इसको सुनने की आवश्यकता है। छोटे और राष्ट्रीय दलों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को ये बात कही। अब उनको किस बात की आशंका है इसको लेकर के, उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव योजना पर चिंता जताते हुए कहा कि छोटी पार्टियों को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, अन्यथा ये पिछड़ सकती है। कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में कोई भी अगर राजनीतिक दल बनाता है तो मेरे हिसाब से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है दोस्तों। हर किसी को एक समान अधिकार है, हर किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस पर कोई दूसरा दल कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्षेत्रीय हो छोटी हो ऐसी बात किसी भी तरह से आप नहीं कर सकते। जिसकी जो कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से चुनाव लड़ता है। चाहे आज के भी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लें तो जितने भी दल हैं वो जिस राज्य में मजबूत है वहाँ अपनी दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें लगता है कि अगर वो कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव हार जाएंगे, इसी वजह से ये लोग अपने कैंडिडेट को नहीं उतारते। तो इसमें छोटी और राष्ट्रीय दल की बात कहाँ से आ जाती है। अब इनकी जो बड़ी आपत्तियां हैं वो भी थोड़ा सुन लीजिए। सूत्रों के अनुसार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने अप्रैल में समिति को दिए अपने लिखित सुझावों में चेताया है कि एक साथ चुनाव कराने से बेहतर संसाधनों वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा मिलेगा, जिससे छोटे या क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक मुकाबला असमान हो सकती है। ये किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इनका इशारा किस और है यह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दल में कौन मजबूत है ये सब आप भली भांति जानते हैं। अप्रैल में जेपीएससी को दिए गए अपने निवेदन में उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव कराने की चिंता से छोटी या क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर जाने की संभावना है, क्योंकि बेहतर संसाधन वाले राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व है, जो एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलू है जिस पर विधायी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को एक बात ध्यान रखना चाहिए, 1952 से लेकर 1967 तक इस देश में जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के या राज्यसभा के, वो सारे के सारे एक साथ हुए थे। और उसके बाद कार्यकाल आया था इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करती रही, ये सब भली भांति जानते हैं। और इसी वजह से ये सिलसिला टूटा और 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद क्या कुछ हुआ, इससे भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब इससे आगे एक बात और कहते हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा। चंद्रचूड़ साहब ने अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हमेशा सदन का समर्थन मिलना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर समय की पाबंदी होगी तो यह सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव पर निर्भर है तो अल्पसंख्यक सरकार के सत्ता में बने रहने की संभावना है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ। यह बात
हर किसी को पता होनी चाहिए, या जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो पास होने के बाद अगले 6 महीने तक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसी को लेकर पूर्व जस्टिस साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि डेडलाइन तय नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आज कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया, वो गिर गया, कल किसी और को मन हो जाएगा कि भाई आज हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो क्या संसद नित्य दिन यही काम करते रहेगी कि कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है और बोले ठीक है आप ले आओ, हम इसको समर्थन करते हैं। तो फिर ये देश कैसे चलेगा? इस पर क्यों नहीं बोलते? और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कॉलेजियम सिस्टम को बहाल किए हुए हैं, अपने 5 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं, क्या वहां पर आपको किसी भी प्रकार की अवहेलना नजर नहीं आती है? और जब आपको कानूनी राय लेने के लिए बुलाया गया है तो आप पूरा पॉलिटिकल बयान देकर अपने आप को विपक्ष के नज़र में ये साबित करना चाहते हैं कि भैया हम तो सही आदमी है, उस समय कुछ बोल दिए, बुला लिए, ठीक है वो हो गया, लेकिन हम तो हैं तुम्हारे ही साथ, तुम्हारा ही बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस देश में कोई भी इस तरह के व्यक्ति जब बयान देते हैं तो उसको चाहे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो या अन्य तमाम छोटे छोटे दल हो, किस प्रकार से पकड़कर नैरेटिव सेट करते हैं, इससे भी आप भली भांति जानकारी रखते हैं। अब क्या बोलते हैं, लोकसभा या विधानसभा भंग होने पर दोबारा चुनाव हो, ये फिर से बोलते हैं चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकसभा या विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। इससे लोगों को हमेशा अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तभी करेगा जब सरकार के हर स्तर पर गैर समकालीन चुनाव संविधान का मूल तत्व हो। अब इसको ऐसे समझिए, इस वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत यही प्रस्तावना है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार गिर जाती है 2 साल में, तो वहां चुनाव तो होंगे, लेकिन वो चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे। अगर 5 साल की सरकार है और 2 साल सरकार चलने के बाद गिर जाती है, तो जो सरकार दोबारा चुनाव होने के बाद आएगी उसका कार्यकाल अगले 3 सालों तक ही होगा। और इस प्रकार से अगले टर्म में फिर वो एक साइकिल की तरह घूमकर एक साथ बाकी जगहों पर जैसे चुनाव होंगे सबको एक साथ किया जाएगा। ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। इस बात को भी चंद्रचूड़ साहब को समझना चाहिए और तब बात करनी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये 2034 से लागू करने के लिए संभावित रखा गया है। इसमें जेपीसी जो है अभी विधेयक की जांच कर रही है। इस बिल में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है जो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में भी बदलाव करने की बात है। बिल के अनुसार ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगे और एक साथ चुनाव 2034 से शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। लेकिन जो बात मैंने पहले बताई कि आज़ादी के बाद 1952 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव हो रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद ये सिलसिला टूटा, जो आज तक टूटा हुआ है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, और खास करके मैं चंद्रचूड़ साहब से पूछना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय दल मजबूत है
उसको इसका फायदा हो जाएगा, तो आप नाम ले लेते। क्योंकि 1952 से 1967 या लगातार उस कार्यकाल के समय कांग्रेस इस देश में सबसे मजबूत पार्टी थी और उसका फायदा उसको होता था, तो आप नाम ले लेते, दिक्कत क्या थी। लेकिन आपको तो टारगेट करना है मोदी सरकार को, तो आप बिना नाम लिए आज के वर्तमान सरकार पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। जेपीसी में शामिल राज्यसभा सदस्य, लोकसभा के सदस्य, बहुत सारे लोगों को हर पार्टी से, जिस तरह से पिछले बार वक्त बिल के समय में लिया गया था, अलग अलग दलों से उसमें जो समिति गठित की गई है उसमें से उन लोगों को चुना गया। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इंडोनेशिया में 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा है इंडोनेशिया। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए उंगलियों पर जो अमिट स्याही होती है उसमें उंगली को डुबा देते हैं, ताकि वो पता चल सके कि ये दोबारा मतदान न कर सके। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहा जा रहा है। इस के अंतर्गत करीब करीब 200 मिलियन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इसके अंतर्गत 5 लोगों को चुनने का काम किया गया। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के चुनाव शामिल थे। अब एक आदमी गया, उसको 5 बैलेट पेपर दे दिया गया कि भैया 5 वोट तो मार दो। तो इससे सारे लोग एक ही दिन में, रिजल्ट जब निकला तो हर क्षेत्र के लोग चुन करके सामने आ गए। अब रही बात इस देश की, तो क्या इस देश में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं? इसी 2024 के चुनाव में लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का चुनाव हुआ। पिछले बार भी हुआ था। लोकसभा में उड़ीसा में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली और विधानसभा में नवीन पटनायक ने सरकार बनाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं है, इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? ये तो अभी तत्काल जो हुए उसी के परिणाम मैं बता रहा हूँ। और आंध्र प्रदेश में भी सेम स्थिति थी। वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और इस बार चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनी और चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए। तो अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस साहब हों और पूर्व के जस्टिस साहब हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वाले वकील लोग, इन लोगों की पॉलिसी किस प्रकार से चल रही है, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति बन गई। और जिस प्रकार से चंद्रचूड़ साहब विपक्ष की भाषा और पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं, इसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।